नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मार्च का दिन और आज रविवार भी है तो सभी लोगों की छुट्टी होगी आज। देखिए छुट्टी में क्या होता है कि आपको पूरा समय मिलता है, कोचिंग वगैरह बंद होती है पढ़ाई करने का, तो आज दिन भर रिवीजन करते रहिए। लेकिन इससे पहले करंट अफेयर्स को देखकर इसको जो है थोड़ा-सा नोट कर लीजिए, ठीक है? आज कौन-कौन से मेन करंट अफेयर हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व समुद्री घास दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व समुद्री घास दिवस को हम हर साल 1 मार्च को मनाते हैं और विश्व समुद्री घास दिवस की स्थापना समुद्री घास के निवास स्थान के नुकसान की खतरनाक दर के जवाब में की गई। देखिए श्रीलंका के प्रस्ताव से शुरू होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्री घास संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को नामित किया। देखिए जो सी ग्रास यानी कि समुद्री ग्रास होती है, तो देखिए समंदर ये मान लीजिए आपका समंदर है और ये ऊपर का तल है, नीचे देखिए यहाँ पे समुद्री घास होते हैं और इन घासों को मछलियाँ, कछुए, बहुत सारे जलीय जीव जो है इनको खाकर जो है मतलब अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन प्रदूषण इतना बढ़ते जा रहा है कि इन समुद्री घासों को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे लगाए जाते हैं। अगर नदी के किनारे भी कोई इंडस्ट्री लगी है तो नदी का पानी समंदर में जाके मिलता है और समंदर में वो प्रदूषित जल गिरता है। तो इसी के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाने के लिए विश्व समुद्री घास दिवस यानी कि वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया जाता है 1 मार्च को हर साल। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को किस देश के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है केप गिद्ध यानी कि ये केप प्रांत में पाया जाता होगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है केप प्रांत, जहाँ पर ये केप गिद्ध पाया जाता है। 30 सालों बाद इसका एक झुंड वहाँ पे दिखाई दिया। देखिए दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप में 85 केप गिद्धों को 3 दशकों के बाद हाल ही में देखा गया और ये जो है संरक्षणवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि ये केप गिद्ध जिंदा है अभी भी। देखिए विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला ये गिद्ध पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मृत जीवों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। हालांकि संरक्षण प्रयासों से इनकी आबादी स्थिर हो रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर गिद्धों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ये पुनरुत्थान दर्शाता है कि निरंतर संरक्षण पहल कितना महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा जो इकोसिस्टम है, आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि आपने जो है छोटे से जीव से स्टार्ट करते हैं लोग जो है। जैसे कि मान लीजिए ये घास आपकी है, घास को कौन खाती है? घास को जो है खाता है मान लीजिए बकरी, ठीक है? तो बकरी को जो है कौन खाता है? बकरी को शेर खाता है। फिर शेर जब मर जाता है तो उसका शरीर जो है डिकम्पोज होता है, तो उसको क्या करते हैं, बहुत सारे गिद्ध वगैरह उसके शरीर को नोचते हैं, नोच कर खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। बाकी जो सड़ा गला चीज़ बचता है उसको डीकम्पोज कर देते हैं कौन? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसको डीकम्पोज करके और उसको फिर से खाद बना देते हैं और वही खाद फिर उसी खाद में फिर घास उगती है, फिर घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। तो ऐसे ये इकोसिस्टम चलता रहता है, तो उसी में गिद्धों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गिद्ध जितने भी मरे हुए जीव हैं उनको खाते थे, लेकिन गिद्धों की संख्या अब कम हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। और ये केप गिद्ध को देखा जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है पर्यावरणविदों के लिए। तीसरा प्रश्न है कि दिया सलाई किसकी आत्मकथा है। देखिए ये आत्मकथा एग्जाम में छपने वाली है। कैलाश सत्यार्थी जो कि एक बाल एक्टिविस्ट हैं, इनको इनकी जो है आत्मकथा है दिया सलाई। देखिए दिया सलाई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है और इस पुस्तक में इन्होंने बाल श्रम उन्मूलन और अपने संघर्षों की कहानी साझा की है। सत्यार्थी ने अपनी विदिशा मध्य प्रदेश के विनम्र प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के लिए आंदोलन तक की यात्रा को दर्शाया है। देखिए ये चाहते हैं कि इनकी जो पुस्तक है दिया सलाई ये पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं सभी में जाए, वहाँ पे बाल श्रम उन्मूलन जो है उसको बढ़ावा मिले, यानी कि छोटे बच्चों जो अंडर एज हैं, जो 18 साल से कम हैं, उनको काम पर न लगाया जाए। खैर देखिए इनका भी सही है, लेकिन लोग मजबूरी में पेट पालने के लिए क्या करेंगे? आखिर सरकार तो कोई फंड देगी नहीं, भूखे मरने से अच्छा है कि कम उम्र में लोग काम करना शुरू कर देते हैं।
देखिए काम करने से क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर आज टिक्की या फुल्की का ठेला लगा रहा है, अंडर एज है, तो उसकी वो ज़रूरत है ना कि शौक़ है। कोई भी बच्चा खेलने की उम्र में जो है काम नहीं करना चाहेगा, मजबूरी में उसको जो है ये सारे काम करने पड़ते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी याद रखिएगा, दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की, जो कि एक बाल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि बाल श्रम उन्मूलन के खिलाफ ये संघर्ष करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और इनको जब नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो संयुक्त रूप से मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने घड़ियाल संरक्षण योजना शुरू की है? तो देखिए घड़ियाल संरक्षण योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। देखिए घड़ियाल का मुंह घड़े के जैसा होता है, इसलिए इसको घड़ियाल कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत में 80% से अधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चंबल नदी में 10 घड़ियाल छोड़कर राज्य की संरक्षण प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। देखिए घड़ियाल मुख्य रूप से मछलियां खाने वाले मगरमच्छ हैं, जिनका लंबा और संकरा थुथुन मछली पकड़ने के लिए अनुकूल होता है। तो ये मगरमच्छ की एक फैमिली है। इसका थोड़ा सा ये थुथुन जबड़ा जो है मतलब बहुत बड़ा होता है, इसमें ये मछलियों को पकड़ता है, खाता है। और पांचवा कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के अनुसार भारत में कितने प्रमुख उद्योग हैं? तो देखिए भारत में कुल 8 प्रमुख उद्योग हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के अनुसार। पहला उद्योग है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, तीसरा है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, चौथा है रिफाइनरी उत्पाद जैसे पेट्रोलियम और डीजल, और पांचवा है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र, छठवां है इस्पात यानी कि स्टील, सातवां है सीमेंट, आठवां है विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये 8 उद्योग भारत के सबसे बड़े उद्योग हैं। देखिए अगर कोयला ना रहे ना तो ये सारे उद्योग ठप हो जाएंगे, ना तो सीमेंट इंडस्ट्री चल पाएगी, क्योंकि देखिए सीमेंट में क्या होता है, फ्लाई ऐश यूज होता है, यानी कोयले की राख यूज होती है। अगर कोयला रहेगा तभी तो कोयले की राख मिलेगी। कोयला क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाता है और वहाँ पे मशीनों को चलाने के लिए यूज़ होता है। बाद में जब उसकी राख बचती है तो सीमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र हो जाती है। और कच्चा तेल उत्पादन में भी देखिए मशीनों को चलाने के लिए या फिर रिफाइन करने के लिए जो है तेल को कोयला ही चाहिए। तो कोयला मतलब इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। नेचुरल गैस तो भाई मान लीजिए वो ज़मीन के अंदर से जो है निकाली जाती है। वहाँ भी क्या होता है, जो हज़ारों साल पहले जो पेड़ पौधे दब गए थे ज़मीन के अंदर, वही सड़ गल के जो है गैस का उत्पादन उसी से मतलब वो अंदर अंदर गैस बनाते हैं और उसी को पाइप के माध्यम से बाहर निकाल कर सरकार आपको बेच रही है। तो याद रखिएगा ये भारत के 8 प्रमुख उद्योग हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज के अनुसार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। छठवां कि हाल ही में किस देश के शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है बोरिस स्पैकी, इनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो बोरिस स्पैकी हैं ये रूस यानी कि रसिया के एक दिग्गज शतरंज के खिलाड़ी थे। 88 साल की उम्र में निधन हुआ है इनका। और देखिए बोरिस स्पैकी का जन्म लेनिन ग्राद जो कि अब सेंट पीटरबर्ग के नाम से रहता है, सोवियत संघ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कम उम्र में अपनी असाधारण शतरंज प्रतिभा प्रदर्शित की और 1955 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर बन गए थे ये। और सातवां प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यानी कि EPFO ने 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर बरकरार रखी है? देखिए जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है इसने जो है जो PF कटता है कर्मचारियों का, उस पर जो है 8.25% का जो ब्याज दर है इसको बरकरार रखा है 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीय न्यासी मंडल ने 28 फरवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर मौजूदा 8.25% वार्षिक ब्याज दर बनाए रखने की सिफारिश की है। देखिए आपको बता दें, कोई भी लड़का अगर प्राइवेट जॉब करता होगा उसको पता होगा, होता क्या है कि आप किसी कंपनी में जब नौकरी करने जाते हैं, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो वहाँ आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो उसमें PF काट के आपको पैसा मिलता है। और मान लीजिए अगर 1,000 रुपये आपका PF कट रहा है हर महीने, तो साल में आपका हो गया 12,000 रुपये। और इन 12,000 रुपये को सरकार अपने पास रखती है प्रोविडेंट फंड में। और देखिए पैसा तो रखती है, उस पर ब्याज भी देती है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं
तो आपको सरकार कितना देगी, 8,250 रुपये ब्याज देगी, यानी कि 8.25% ब्याज देगी हर साल। ठीक है, और यही पैसा जब ज़्यादा हो जाता तो आपको पेंशन भी मिलता है। देखिए पेंशन केवल सरकारी नौकरी वालों के लिए नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी पेंशन मिलता है। यही पीएफ का पैसा अगर आप इकट्ठा करते हैं लिमिटेड पीरियड जो सरकार ने तय किया है, 60 साल तक अगर आप जो है नौकरी कर रहे हैं कहीं किसी कंपनी में, तो 60 साल बाद आपको इसी पैसे का ब्याज जो है पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये है प्रोविडेंट फंड। आठवां है कि चंपकम दोराय राजन किस लिए जानी जाती हैं। तो देखिए चंपकम दोराय राजन, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। ये एक जो है एक्टिविस्ट हैं जो कि केवल मतलब लड़ रही थी किसके लिए, शैक्षिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ कानूनी लड़ाई, इसीलिए चर्चा में है। आइए जानते हैं क्या लड़ाई इन्होंने लड़ी और क्यों ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इनका नाम। सबसे पहले बता दूं, चंपकम दोराय राजन ये मद्रास की एक ब्राह्मण महिला थी। इनका मामला स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 भारत के संविधान के पहले संशोधन का आधार बना, यानी कि भारत का जो पहला संविधान संशोधन है उसका बेस बना था 1951 में, जो पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसके कारण अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को कानूनी मान्यता दी गई। ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक ठहराने का पहला उदाहरण था। तो शैक्षिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी चंपकम दोराय राजन ने। यानी कि इनका कहना था कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें जाति के आधार पर आरक्षण देकर एडमिशन ना मिले। तो खैर ये गलत भी है और सही भी है। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पहले ज़माने में केवल जो ब्राह्मण हैं वही शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते थे। अन्य लोग कामकाजी होते थे, मतलब उनको लगता था कि हम अगर बनिया के लड़के हैं तो हमको किराने की दुकान पे बैठना है, अगर हम तेली के लड़के हैं तो तेल बेचना है, अगर हम कुम्हार के बेटे हैं तो हमको जो है मिट्टी का बर्तन ही बनाना है। मतलब वो पढ़ाई लिखाई भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद थोड़ा सा जागरूकता जब बढ़ा तो सभी लोग कहते थे कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर से अंग्रेज़ों के गुलाम बन जाएंगे। शिक्षा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि जब शिक्षण संस्थानों में भीड़ बढ़ने लगी और लोगों की संख्या जो है बढ़ने लगी, तो उसमें दलित का बच्चा भी और ओबीसी जितने पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं सब पढ़ने के लिए जाने लगे। तो ब्राह्मणों को थोड़ी सी चिंता हो गई कि साले ये सब पढ़ लेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा हमारा। तो ये देखिए सबके लिए नहीं है, कोई दिल पे ना लेगा। अगर कोई देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे सभी लोग पढ़ने वाले हैं हर वर्ग के। तो मैं पिछले पुराने लोगों की मानसिकता बस बता रहा हूँ, मेरा किसी धर्म को टारगेट, किसी जाति को टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो उन लोगों को लगा कि भाई सब लोग आएंगे तो हम लोग की सीटें खत्म हो जाएंगी। तो इसी के खिलाफ चंपकम दोराय राजन ने जो है लड़ाई स्टार्ट की 1951 में। मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने जो है एक जो है मामला दर्ज किया जिसका नाम था स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराय राजन 1951। तो इन्होंने कहा कि भैया जो आरक्षण है उसको ख़त्म करो, आरक्षण शिक्षण संस्थानों में नहीं होना चाहिए। लेकिन अम्बेडकर जी जो है इसके समर्थन में थे कि भाई दलितों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा मिले। तो इसीलिए जो है देखिए सीटें आरक्षित कर दी गई सबके लिए कि भाई इनकी लड़ाई के बाद ही सीटें आरक्षित हुई कि भाई इतना जनरल का है, इतना ओबीसी का है, इतना एससी का है, इतना एसटी का है, इतना जो है जो विकलांग लोग हैं उनका है। ठीक है, तो ऐसे ही जोड़ा गया इसको। तो खैर ये थी चंपकम दोराय राजन की कहानी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आज संडे है, कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो के साथ। थैंक यू।